गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स का टॉपिक प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट्स स्टार्ट। इनके मेथड्स क्या है प्यूरिफाई करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के, आज हम वो पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन, जिसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन भी कह सकते हैं जिसे हम। अब इसमें कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करते हैं। क्रिस्टल क्या होते हैं हमारे पास? क्रिस्टल प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की जिनके पास डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती हैं। द प्रोसेस बाय विच एन इम्प्योर कंपाउंड इज कवर्ड इनटू इट्स क्रिस्टल इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। एक बार मैं आपको पूरी डेफिनेशन बता देती हूँ। क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस हैविंग डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल क्या होते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की जिसके पास डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होती है। एक प्रोसेस होती है जिसमें इम्प्योर कंपाउंड होते हैं, जो इम्प्योर कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, उसे क्रिस्टलाइजेशन कह देते हैं हम। ये मोस्ट कॉमनली टेक्निक है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करने के लिए। किसको? सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्योर करने के लिए एक टेक्निक है जो मोस्टली यूज़ की जाती है। इसमें इम्प्योर कंपाउंड जो होता है डिसॉल्व करते हैं, उसको मतलब मिक्स करते हैं एक सुटेबल सॉल्वेंट को। इम्प्योर कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है जिसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम उसको ठंडा कर देंगे तो हमारे पास आता है प्योर कंपाउंड, प्योर कंपाउंड आ जाता है और हमारे पास क्रिस्टल्स। फिर हम उसको फिल्ट्रेशन की मदद से अलग कर देते हैं। अब अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे जो हमारे पास क्रिस्टल है वो अलग हो जाएंगे और प्योर कंपाउंड हमारे पास अलग हो जाएगा। इस तरह क्रिस्टलाइजेशन से हमारा जो सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो उसे प्योर किया जा सकता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आइए, अगर हमारे पास सोल्ट और शुगर हो, इनसॉल्वेंट इथेनॉल, ये जो है हमारे पास सॉल्वेंट है इथेनॉल। ओके, अगर हम इसमें डालते हैं सोल्ट एंड शुगर, तो ये जो शुगर है ये सोलुबल है सॉल्वेंट में, बट इट इज इनसोलुबल। अब क्या होगा, हमारे पास जो सोल्ट है हमारे पास 85% इनसोलुबल है, तो हम इसको मिक्स करेंगे इसमें, तो जो हीट देंगे इसको, फिर अगर हमारे पास इसको कूल करेंगे, जो इनसोलुबल है सोल्ट, इसके हमारे पास क्रिस्टल्स बन जाएंगे और जो शुगर है उसके ये इसमें सोलुबल हो जाएगा। तो हम इसे जब कूल करेंगे तो हमारे पास इसके क्रिस्टल्स बन जाएंगे शुगर के, लेकिन सोल्ट इनसोलुबल है, ये ऐसे ही रहेगा। तो फिल्ट्रेशन की मदद से हम इसे अलग कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको इसको इंग्लिश में लिखना है, मैं आपको एक
मेरे पास पदीप्स है, उसमें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। क्रिस्टल जो होते हैं प्योरेस्ट फॉर्म होती है सब्सटेंस की, जिसके पास डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है, जो प्रोसेस होती है इम्प्योर कंपाउंड को कन्वर्ट कर सकते हैं क्रिस्टल में, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये ना मोस्ट कॉमनली टेक्निक है जो प्योरीफाई करती है सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ये बेस्ड होती है डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन कंपाउंड। इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपोनेंट्स इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। आइए हम देख लेते हैं, या मैंने इजी लैंग्वेज में लिख दिया है जिससे आपको समझ भी आ जाएगा और लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी। This is one of most commonly technique used to purify solid organic compound. The principle based on differential solubility of organic compound in solvent. जो इम्प्योर कंपाउंड जो होता है डिसॉल्व कर देते हैं सुटेबल सॉल्वेंट में, और जो सोल्यूशन कंसनट्रेटेड होगा वो नियरली ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। जब सोल्यूशन कूल किया जाएगा तो क्रिस्टल बन जाएंगे इम्प्योर कंपाउंड के और रिमूव किया जाएगा फिल्ट्रेशन के द्वारा। आइए समझते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन। मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं शो करते हैं यही ट्रेंड, और इसमें क्या होता है डायरेक्ट कन्वर्जन होती है सॉलिड की गैस में, गैस स्टेट में, और जब इसको कूल किया जाता है और गैस फिर दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। ये सिर्फ उन सब्सटेंस के लिए जिसके वेपर जो होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और बहुत मोस्टली यूज़ की जाती है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं एक्वस लेयर में, अब इसमें इन दोनों को मिक्स किया जाता है और थोड़ी देर के लिए स्टैंड किया जाता है। फिर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अलग हो जाता है एक्वा लेयर के। अब स्टॉपर्ड को खोला जाता है, फिर एक्वा लेयर को नीचे रिमूव किया जाता है। फिर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सॉल्वेंट में वो नाउ अलग हो जाता है, क्योंकि वाटर जो है इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट में, तो ये वाटर नहीं सोल्युबल हो पाता, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाता है और ऊपर हो जाता है, और एक्वस लेयर है जो वो नीचे रह जाती है, जो स्टॉपर्ड निकाल दी जाती है, और इस तरह हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग हो जाता है। नाउ एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेटिंग फनल में विद सुटेबल सॉल्वेंट। जो सेपरेटिंग फनल होता है शेकन किया जाता है सम टाइम के लिए, और फिर स्टैंड किया जाता है उसे सम टाइम के लिए। फिर एक्वस लेयर और वाटर जो होती हैं टू सेपरेट लेयर बना देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सोल्युबल होता है सॉल्वेंट में, और ये सेपरेट लेयर बनाता है, और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में, ये सेपरेट लेयर बना लेता है अपने, और एक्वस सॉल्यूशन जो होता है रिमूव कर दिया जाता है स्टॉपर खोल के, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है सेपरेटेड हो जाता है एंड प्योर। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारा डेस्टिलेशन टू सेपरेट प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड जो होता है कन्वर्ट किया जाता है गैस फेस में, एंड गैस जो होती है लिक्विड में हीट करने पे मतलब गैस में। इसका प्रिंसिपल है जो कंपोनेंट जो होते हैं सेपरेटेड होते हैं बेसिस पे डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब सिंपल डेस्टिलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल देख लेते हैं इसका हम। जो दो कंपोनेंट्स होते हैं आर सेपरेटेड, जो दो कंपोनेंट होते हैं सेपरेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कैसे देख लेते हैं। अब ये डेस्टिलेशन जो होती है 4 टाइप्स की होती है हमारे पास। सिंपल डेस्टिलेशन,
फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन एंड वैक्यूम डेस्टिलेशन एंड डेस्टिलेशन, इसका सेकंड नेम है डेस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, reduce pressure. Next is steam distillation. अब देख लेते हैं सिंपल डेस्टिलेशन क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस होता है। जैसे हम देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म का है 334 केल्विन और एनालीन का है 457 केल्विन। अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? अब इसमें क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, जो इम्प्योर लिक्विड होता है हम इसको डाल देते हैं यहाँ पे, और ये स्टैंड है इसको पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, और यहाँ पे हम हीट देते हैं इसको। हीट देने पे जो क्लोरोफॉर्म, जो हमने एग्जांपल ले लिया था, एक क्लोरोफॉर्म है और एनालीन है इसके अंदर, ये समझ लीजिए। अब एनालीन का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म से ज़्यादा है, तो जिसका ज़्यादा है तो वही पहले रहेगा, और जिसका कम है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ऐसे मेज़र करेंगे हम, टेम्परेचर को राइज़ करेंगे 334 तक केल्विन तक, तो जो क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ रिसीवर में चला जाएगा जहाँ पे प्योर लिक्विड आ जाएगा। फिर हम टेम्परेचर करेंगे एनालीन का, राइज़ करेंगे उसका टेम्परेचर 457, फिर जो दूसरा एनालीन है यहाँ से कंडेंसर से जाता हुआ रिसीवर, दूसरा रिसीवर रखेंगे तो उसमें आ जाएगा। इस तरह हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट कर दिया जाएगा। इसमें क्या होता है, जब फ्लास्क को हीट करते हैं और उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग ग्रेजुअली मतलब राइज़ कर देते हैं, तो लिक्विड जो होता है बॉईल करना स्टार्ट कर देता है। वो वेपर्स जो होते हैं बिकम इक्वल टू इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाते हैं। जब वेपर कंडेंस हो जाते हैं, ओनली लिक्विड होता है वो स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और जो हमें प्योर लिक्विड देता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। जब कभी बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज हो तो हम फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटोन 329 केल्विन और इथेनॉल का है 338 केल्विन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिक्सचर ऑफ लिक्विड मान लेते हैं, एसीटोन और इथेनॉल को इसमें डाल देते हैं। तो हम नीचे से हीट करेंगे जब इसको, तो क्या होगा, थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो हमारा क्या होगा, जो एसीटोन है वो फ्रैक्शनेटिक कॉलमन में रह जाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इथेनॉल का 338 बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये जल्दी बॉयल होके रिसीवर में चला जाएगा। बट जो हमारा एसीटोन है फ्रैक्शनेटिक कॉलमन में फंस जाएगा। जैसे एक देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई चीज़ है किसी भी चीज़ को हम इसमें से पास कराते हैं, दो चीज़ें हैं, तो ऑफ कोर्स इसमें फंसेगी, यहाँ पे मिल जाएगी। और अगर हम किसी भी बिना किसी भी अड़चन के किसी भी को भी पास कराते हो, आराम से चली जाएगी, बट ये आड़ के बड़ी देर में जाएगी। तो इसलिए इसमें फ्रैक्शनेटिक कॉलमन में रह जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और जो दूसरे वाला है वो जल्दी निकल जाएगा, जो मोर वोलेटाइल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, और फ्रैक्शनेटिक कॉलमन से वापस इसी में आ जाएगा।
Now we will talk about vacuum distillation and distillation under reduced pressure. इसमें क्या होता है, एक फ्लास्क लेते हैं जिसमें हमारा इम्प्योर लिक्विड होता है, इसमें हमारा इम्प्योर लिक्विड है और नीचे से हीट किया जा रहा है जिसे, और ये कैपिलरी लगी है एयर रेगुलेट करने के लिए ताकि एयर रेगुलेट की जा सके, और यहाँ पे हमारा थर्मामीटर लगा है और ये हमारा कंडेंसर है जो एयर को कंडेंस करता है, और यहाँ से सिंक किया जाता है और यहाँ पे टैप किया जाता है। ये हमारा मोनोमीटर है और ये हमारा वैक्यूम पंप है जिसमें वैक्यूम दिया जाता है इसको। ये हमारा अडेप्टर है। यहाँ पे हमारा मिक्सचर जो है आई मीन टू से इम्प्योर लिक्विड है उसको हीट किया जाएगा, और ये बॉइलिंग कैपिलरी है जिससे रेगुलेट किया जाएगा। लिक्विड जो होता है जब बॉयल किया जाता है, लिक्विड को बॉयल किया जाता है तो इसके जो वेपर हैं, वेपर प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है। ऑब्वियसली जो सेम लिक्विड होगा वो बॉयल करेंगे अगर हम लोअर टेम्परेचर पे, तो प्रेशर जो होता है एक्टिंग करता है इस पे। अगर हम इसका टेम्परेचर लो कर दें और इसको बॉयल किया जाए तो हम वैक्यूम पंप से हम इसको प्रेशर दें तो ये जो है लिक्विड हमारा रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हम लिक्विड को बॉयल करें वेरी लो टेम्परेचर पे और वैक्यूम या प्रेशर ना दें तो ये डिकम्पोजिशन अक्कर नहीं करेगा। तो इसलिए हमें अगर लो करना है तो उसमें वैक्यूम पंप से इसको प्रेशर देना पड़ेगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। इसे हमारा वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी कि रिड्यूस करने के लिए प्रेशर दिया जाना, इसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। जो कंपाउंड वोलेटाइल होते हैं स्टीम में, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम। अगर हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल मिक्सचर हो, यानी कि जो अगर हमारे पास वाटर इनसोल्यूबल मिक्सचर हो तो जब कंपाउंड को पास करेंगे मिक्सचर में से और स्टीम एंटर करेंगे मिक्सचर में, तो स्टीम जो होती है वेपराइज करना स्टार्ट हो जाएगी मिक्सचर में से और कंडेंस हो जाती है। जैसे हम वाटर में स्टीम एंटर कराते हैं तो स्टीम क्या होगी, एंटर हो जाएगी मिक्सचर में, और स्टीम जो होगी कंडेंसर में से जाते हुए कंडेंस्ड हो जाएगी और जो इसके वेपर्स होंगे रिसीवर में हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास वाटर सोल्यूबल हो मिक्सचर में तो हम क्या करेंगे, वाटर सोल्यूबल होगी मिक्सचर में तो दूसरे उसमें जाएगा फ्लास्क में, तो फ्लास्क में क्या होगा, हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसको यहाँ क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हीट, ताकि जो हमारे वाटर के वेपर्स हैं वो वेपोराइज हो जाएं और मिक्सचर जो हो बॉयल करना स्टार्ट करे और कलेक्ट हो जाए फ्लास्क में। इसे हम स्टीम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशंस हैं, प्रोसीजर है इसका, हाउ इट विल बी मेक। नाउ वी विल डू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मतलब होता है कलर। इसको हम किसको सेपरेट करने के लिए करते हैं, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ कलर कंपाउंड। कैसे, ये जो है इसका प्रिंसिपल बेस होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंपाउंड बिटवीन टू फेस। और ये फेस कौन से होते हैं, ये जो दो फेस होते हैं, स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। दूसरा कौन सा, मोबाइल फेस। और जो हमारा स्टेशनरी फेस है जो वो सिर्फ सॉलिड के लिए होता है और ये जो है लिक्विड होता है। अब आगे स्टेशनरी फेस एंड इसके क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स देख लेते हैं। एडॉप्शन,
क्रोमेटोग्राफी एंड पार्टीशन। अब ये एडॉप्शन क्या होता है? ये हमारा सरफेस है और इस पे कोई भी बॉडी रखी है। अगर हमारी बॉडी सरफेस के अंदर चली जाती है, यानी सरफेस उसे अगर ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये एब्जॉर्ब्ड होगा। बट अगर हमारे सरफेस पे वो बॉडी ऐसे ही रहती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी बट ऐसे ही रहेगी, तो उसे हम कहेंगे एड्जॉर्प्शन। अगर हमारी सरफेस पे बॉडी टाइटली हो तो वो ऐसे होगी, बट अगर लूजली हो तो ऐसी होगी। अब ये एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है आगे? ये आगे होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट है कोलमन क्रोमेटोग्राफी, सेकंड है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC भी कह देते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। अब फर्स्ट करेंगे हम कोलमन वाली। अब इसमें क्या होता है, जो क्रोमेटोग्राफी होती है सिंपलेस्ट होती है और क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से ये टेक्निक वाइडली यूज़ की जाती है। आइए हम देख लेते हैं। ये हमारे पास मिक्सचर है, A+B+C, 3 कंपाउंड्स का मिक्सचर है ये। और ये है हमारे पास सॉल्वेंट एंड इट इज़ आवर स्टेशनरी फेस। ऑफ व्हाट? स्टेशनरी। इसको सेपरेट करते हैं मिक्सचर को, इसको यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। जो मिक्सचर अप्लाई करता है स्टेशनरी फेस को और इसको सॉल्वेंट में रखा जाता है। अब हम इसे डिसॉल्व करेंगे इसमें, तो हमारा सॉल्वेंट जो होगा ऐसे नीचे चलता जाएगा इसके साथ साथ, तो इसमें ये मिक्स होता चला जाएगा। तो ये ABC हमारे पास अलग होते चले जाएंगे ऐसे। सॉल्वेंट हमारे नीचे चला जाएगा, यहाँ हमारा A आ जाएगा, B आ जाएगा, C। जो सॉल्वेंट के साथ पहले एड्जॉर्ब होगा वो हमारा हाई सोल्यूबल मतलब हाई वोलेटाइल होगा सॉल्वेंट में, या फिर सोल्यूबल कह सकते हैं। और जो हमारा उससे कम होगा वो मीडियम वोलेटाइल एंड देन लो वोलेटाइल। जो मिक्सचर होता है सेपरेटेड होता है करने के लिए डिसॉल्व किया जाता है उसमें सुटेबल सॉल्वेंट में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्टेशनरी फेस। अगर हम सॉल्वेंट को नीचे ट्रायल करता है जब सॉल्वेंट, तो मिक्सचर जो होता है एब्जॉर्ब होता है नैरो बैंड में, जैसे यहाँ हमने देखा था कि अलग अलग नैरो बैंड में एब्जॉर्ब हो गया हमारा मिक्सचर। तो फिर क्या होता है, जो मिक्सचर प्रिवेंट करता है नैरो बैंड एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह हमारा जो हाईली सोल्यूबल होगा, हाईली वोलेटाइल होगा वो A होगा और मिड वाला B होगा, C और जो लो होगा वो C होगा। यानी कि A है जो हाईली एड्जॉर्ब्ड है और B उससे कम एड्जॉर्ब्ड है और C हमारा लो एड्जॉर्ब्ड है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें जो है एक थिन लेयर होती है एड्जॉर्बेंट की, सच एज सिलिका, जेल और मीडियम, उसको ग्लास प्लेट के ऊपर लिया जाता है। आइए देख लेते हैं। अब है हमारे पास एक
थिन लेयर। इसमें क्या होता है, एक सुटेबल सॉल्वेंट होता है हमारे पास, और ये जो सॉल्वेंट है कुछ इस तरह से होता है। इसमें हम कैपिलरी की हेल्प से ड्रॉप लगाते हैं, ये ड्रॉपर की हेल्प से स्पॉट लगाते हैं। ये एड्जॉर्बेंट होता है। इसे हमारे टीएलसी प्लेट कहते हैं, जिसमें अक्रॉस द विड्थ 2 लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, विड्थ के अक्रॉस। इसको स्टार्टिंग लाइन कहते हैं और इसको बोलते हैं हम, अपर लाइन को बोलते हैं फिनिश लाइन। ये हमारे पास थिन लेयर होती है, यानी कि हमारे पास प्लेट होती है एक, जिसे हम टीएलसी कहते हैं। और ये हमारे पास एक जार है जिसमें इसको टीएलसी को रखा जाता है और इस पर एक स्पॉट लगाया जाता है। किसकी हेल्प से, एक कैपिलरी की हेल्प से इस पर स्पॉट लगाया जाता है। और सॉल्वेंट जो होता है जैसे जैसे ऊपर मूव करता है, सॉल्वेंट जैसे जैसे ऊपर मूव करता है, ये जो है स्पॉट अपनी डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। ये अपनी डिग्रीज पे डिपेंड करता है एड्जॉर्बेंट की। जो सबसे ऊपर जाएगा मतलब सॉल्वेंट के साथ, वो हमारा ज़्यादा एड्जॉर्ब्ड होगा, और जो नीचे रह जाएगा वो कम एड्जॉर्ब, और जो सबसे नीचे होगा वो बहुत कम एड्जॉर्ब्ड होगा। जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो डेवलप कर दिए जाते हैं टीएलसी प्लेट के द्वारा, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रिटेंटेशन फैक्टर होता है हमारे पास। क्या होता है, रिटेंटेशन फैक्टर। फैक्टर होता है हमारे पास रिटेंशन फैक्टर। आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। ये हमारी वही प्लेट है जिस पे एक है बेस लाइन और एक है, यानी एक है स्टार्टिंग लाइन और एक है फिनिश लाइन। इसमें क्या होता है हमारे पास, ये जो स्पॉट जहाँ तक होता है उसे हम एक्स मान लेते हैं, और ये सॉल्वेंट जो होता है उसे हम वाई मान लेते हैं, और ये हमारा रिटेंशन फैक्टर होता है। इसमें एक्स जो होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वाई जो होता है हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट, ये हमारा सॉल्वेंट है जितना वाई डिस्टेंस लिया गया है, और इसे हम रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये इसका जो प्रिंसिपल है किसकी तरह वर्क करता है, हमारी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की तरह ही वर्क करता है, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरह वर्क करता है जो पार्टीशन है। इसमें भी सेम यही चीज़ होती है। हमारे पास एक थिन लेयर होती है जिस पे ड्रॉपर की हेल्प से स्पॉट लगाया जाता है, और जो स्पॉट होता है स्पॉट लगाया जाता है, तो नीचे हमारा होता है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जैसे जैसे ऊपर मूव करता है और ये स्पॉट डिफरेंट डायरेक्शन में अपने तय के अनुसार जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और जो उससे कम होता है कम एब्जॉर्ब होता है, और सबसे कम वाला सबसे कम एब्जॉर्ब होता है। इस तरह हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पेपर या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है। इसमें जो ये थिन लेयर की जगह हम पेपर लेते हैं, इसे
क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहा जाता है। और जो वाटर जो होता है इस पेपर में हेल्ड होता है। टुडे स्टूडेंट्स आवर ऑल वर्क इज़ कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ।